Hello and welcome to Legit Prep. This is part 2 of the Indian polity and we are discussing the PYQs of JMI BLLB law entrance examinations from 2017 to 2024. So let's get it started. The first question is fundamental duties are borrowed from which country? So the right answer is USSR for this question. But जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, इस टाइम पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था. इट वाज ओनली इन द ईयर 1976 थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेपरेट चैप्टर बना करके, चैप्टर 4 कैपिटल ए अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए. And these 10 fundamental duties were added in the Indian Constitution on the recommendation of the Swan Singh Committee. बट अभी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो ओरिजिनली 10 थे वो अभी 10 नहीं है. ये कितना है? अभी ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. और ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन द ईयर 2002. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How many fundamental duties are mentioned in Indian Constitution? So currently there are 11 fundamental duties. Originally 10 था, then 11th जो है उसको ऐड किया गया था 86th Constitutional Amendment Act से in the year 2002. These are the list of the fundamental duties. You can see there are 11 fundamental duties. So the next question is, which one of the following is not a fundamental duty? We have four options and we have to tell which one of the following is not a fundamental duty. So option A, to protect sovereignty of the country. Indeed, this is a fundamental duty and it is mentioned under Article 51, capital A, clause C. तो ये थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है. अगेन, टू डिफेंड द कंट्री, इट इज इंडीड आल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी. इट इज आल्सो मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए क्लॉज 4 और क्लॉज डी. तो ये फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है. Again, to respect national anthem is also a fundamental duty and it is very first fundamental duty mentioned in our Indian Constitution under Article 51 capital A. Okay. टू प्रमोट इंडियन कल्चर इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो क्लॉज एफ है, ओके, इसमें लिखा हुआ है प्रिजर्व द कल्चर ऑफ आवर कंट्री इज अ फंडामेंटल ड्यूटी. देखो स्लाइट डिफरेंस है. अगर प्रोमोट की जगह पे अगर रिजर्व रहता तो रिजर्व द इंडियन कल्चर, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी हो जाता क्योंकि ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए क्लॉज एफ. ओके, सो द राइट आंसर विल बी सी. तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के जो लिस्ट हैं उनको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कैसे उन्होंने वर्डिंग्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज को ऑप्शंस में दिया था. अगर आप सिर्फ याद ऐसे ही करोगे निमोनिक्स के थ्रू तो देन आप इन सटल डिफरेंसेस को आप नहीं देख पाओगे and then you won't be able to answer. Okay, so now moving to the next question and again you will see that कि उन्होंने एक phrase दिया हुआ है, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the. Okay, अब देखो, आप अगर देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल, जैसे कि आपको पहला ही ऑप्शन मिला हुआ कि ये कहाँ पे है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है. बट ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है जो आपके क्वेश्चन में भी दिख रहा है, ये डायरेक्टली है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में. ओके, और ये आपका थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी है, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. So the right answer would be fundamental duties. So again, the next question is how many duties were provided under Part 4 capital A of the Indian Constitution? तो ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था बट उन्होंने रिपीट किया था इस क्वेश्चन को 2022 में. ओके, सो द राइट आंसर विल बी बी. 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ओरिजिनली कितने थे? 10. देन 11th ऐड हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. ओरिजिनली इन सेंस कि कमेंसमेंट के टाइम पे नहीं, ओरिजिनली जब ऐड हुआ 1976 में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोन सिंह कमेटी, उस ओरिजिनलिटी की हम बात कर रहे हैं ना कि कमेंसमेंट के डेट पे. कमेंसमेंट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था उस टाइम पे तो एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो जब पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सो यू हैव टू मार्क जीरो. कमेंसमेंट के टाइम पे
1950 में ऑन 26 ऑफ जनवरी जीरो फंडामेंटल ड्यूटीज थे, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द लोक सभा, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, एंड देन अगेन इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी पार्टी इन द लोक सभा एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। डी इज इनकरेक्ट। देन आफ्टर इलेक्टेड बाय द लोक सभा, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज करेक्ट। क्यों? जनरली क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का, तो हमारे कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स जो है वो कॉन्टेस्ट करते हैं, और उनमें से कोई एक इलेक्शन को जीत करके विन करके कहा जाता है लोकसभा में। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास मोर देन 50% सीट्स होते हैं, ओके, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है गवर्नमेंट बनाने का। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं इस 50% से ज्यादा का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाते हैं, उसके बाद वो अलायंस या कोalition कुछ भी करके गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर वो अपने ही अलायंस या फिर अपने पॉलिटिकल पार्टी से किसी एक पर्सन को खुद से इलेक्ट करते हैं कि हाँ ये मेरा लीडर होगा, एंड देन उस पर्सन को प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। You will see under Article 75 of the Indian Constitution. So the right answer will be elected by the majority party in the Lok Sabha, and not elected by the Lok Sabha, elected by the parliament, or elected by the people. Okay. See, this is Article 75 of the Indian Constitution. ये cropped image है Indian Constitution का। Okay. अगर आप यहाँ पे देखो, the Prime Minister shall be appointed by the President and the other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो रिक्वायर्ड सीट होता है 272 का, 50% से ज्यादा का, ओके, उनके पास ये रिक्वायर्ड सीट्स होते हैं, तो वो किसी एक पर्सन को बोलते हैं प्रेसिडेंट को कि इन्हें हमारा पीएम बना दो। प्रेसिडेंट जो है वो उन्हें अपॉइंट कर देता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। देन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, वो रिकमेंड करता है देन अगेन प्रेसिडेंट को कि किसको कौन सी मिनिस्ट्रीज देना है, जैसे किसको होम मिनिस्टर बनाना है, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। ये प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑन हिज ओन, only on the advice of the parliament, only on the advice of the prime minister, only on the advice of the attorney general of India. So for this question, the right answer is only on the advice of the parliament. See, जो रिमूवल प्रोसेस होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज हो या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब लोगों का जो रिमूवल प्रोसेस होता है वो सेम होता है। जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो रिमूवल प्रोसेस होता है इन चारों का, वो क्या होता है, सेम होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनको किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है। ये जो जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स हैं या फिर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको रिमूव किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। एक बात का ख्याल रखना है आपको कि यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देखें, ओके, तो ये मल्टीपल मेंबर बॉडी है। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ओके, तो हम रिमूवल किनका बात कर रहे हैं, किनके रिमूवल का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ये दो इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। ओके, तो देन इन लोगों का जो रिमूवल होता है वो किस ग्राउंड पे होता है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इन चारों लोगों का रिमूवल क्या होता है, सेम होता है। कैसे कि सबसे पहले रिजोल्यूशन लाना होता है और उस रिजोल्यूशन को पास करना होता है 2/3 के स्पेशल मेजोरिटी से, प्रेजेंट इन वोटिंग। ओके, दोनों ही हाउस से ये पास करना होता है, इच हाउस से। देन आफ्टर प्रेसिडेंट जो है इन्हें रिमूव करता है। ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन के जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट। Again, the next question is, when the office of President of India becomes vacant and there is no vice president, who will become the acting president? अब देखो इन सिचुएशन में जहां ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो वैकेंट हो जाता है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो देन एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनते हैं। इन सिचुएशंस में अगर हम देखें तो वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किन किन सिचुएशंस में हो सकता है, तो सबसे पहले एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर टर्म्स। जो प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होते हैं। तो जब वो 5 ईयर एक्सपायर कर जाएगा तो देन वैकेंट हो जाएगा सीट, वैकेंसी क्रिएट हो सकता है।
देन रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट जो है जब वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे दे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो देन वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। ओके, देन इम्पीच अगर कर दिया जाए प्रेसिडेंट को, देन अगेन वैकेंसी हो सकता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। देन अगर डेथ हो गया, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्राउंड दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन का, कि अगर वो किसी और कंट्री के सिटीजन बन गए, ओके, तो देन इन सब क्राइटेरिया पे क्या हो सकता है, वैकेंसी हो सकता है इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। दिन से जब भी वैकेंसी होगा प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जो पहला ग्राउंड है एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर टर्म्स, इस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है एक्सपायर होने से पहले, 5 ईयर टर्म कंप्लीट होने से पहले आप इलेक्ट कर दो दूसरे प्रेसिडेंट को। जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है उस वक्त तक पुराने प्रेसिडेंट जो है वही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर वैकेंसी होता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन, इन 4 ग्राउंड्स पे, तो इन ग्राउंड्स पे कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि 6 मंथ के अंदर, जिस टाइम से वैकेंसी होगा, वैकेंसी बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन, 6 मंथ के अंदर न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके ला देना है। ओके, लेकिन 6 मंथ तक क्या होगा, क्या प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट रहेगा? नो। इस सिचुएशन में एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल आता है। अगर प्रेसिडेंट ने अगर रेजिग्नेशन दिया, या फिर उनका इम्पीच हो गया, या फिर डेथ हो गया, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो देन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज्यूम करता है प्रेसिडेंट का पोस्ट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज्यूम करते हैं एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो इन दैट केस सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो बनेंगे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा सिचुएशन हो रखा है, जैसे एक बार 1969 में प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जो थे उनका क्या हुआ, डेथ हो गया। देन जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, वीवी गिरी, वो बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि उन्हें कॉन्टेस्ट करना था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ओके, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हिदायतुल्ला, उन्होंने सर्व किया था एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आए थे। ओके, so the answer for this question, when the office of president of India becomes vacant and there is no vice president, who will become the acting president will be chief justice of supreme court. Well, now moving to next question, the president of India takes oath. President of India जो है वो किस चीज का oath लेते हैं? To uphold the sovereignty and integrity of India? No. To bear true faith and allegiance to the constitution of India? No. To uphold the constitution and laws of the country? No. The right answer will be to preserve, protect and defend the constitution and the law of the country. अगर आप आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली और क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द कंट्री। ओके, सो द प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री। वेल, now moving to the next question, where can be the impeachment charges initiated against the president of India? So the right answer will be either house of the parliament. Impeachment से related provision जो है president का, it is defined under article 61 of the Indian constitution, and it is clearly mentioned that the impeachment resolution or the impeachment process can be initiated in either house of the parliament. See, impeachment of the president is also very important, so we'll understand it. Article 61 में impeachment से related provisions जो है वो mentioned है under Indian Constitution. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस ground पे impeach किया जा सकता है president को। जैसे जब हम बात कर रहे थे removal of the judges of the high courts और judges of the Supreme Court, chief election commissioner, controller and auditor general, तो उनके लिए जो removal ground था वो क्या था, proven misbehavior और incapacity. But president के लिए जो removal ground है, it is all together different. ये है on the violation of the Indian Constitution. ओके, अब इनिशिएट कहाँ किया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट का? ये इम्पीचमेंट किया जा सकता है इधर हाउस में, लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। प्रोसीजर क्या होता है इम्पीचमेंट का? सबसे पहला जो होता है इनिशिएट करना चार्ज, और इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो है वो साइन करेंगे कि यस वी वांटेड टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ओके, तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि लोकसभा में इसे इनिशिएट किया जा रहा है, तो 1/4 कितना होगा? टोटल मेंबर्स होते हैं 543 अभी प्रेजेंट मेंबर्स जो हैं। ओके, इनका 1/4 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और आई थिंक 136 अगर साइन करेंगे कि यस
यस वी वांटेड टू स्टार्ट तो इम्पीचमेंट प्रोसेस, तब ये पहला स्टेप होगा। इसमें सेकंड कंडीशन है, जब 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर साइन कर देंगे, उसके बाद से 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आप खुद को डिफेंड करने के लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि हम लोग आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सेकंड प्रोसेस ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि रिजोल्यूशन इनिशिएट किया जाएगा लोकसभा में, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है लोकसभा का, तो लोकसभा में होगा। देन लोकसभा में इसे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप के मेजोरिटी से, इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। अब देखो, एक बात मैं आपको यहीं पे बताना चाहता हूँ, जब हम बात कर रहे थे रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके कैग, तो इन सिचुएशन में हमने बात किया था कि इनके भी जो रिमूवल रिजोल्यूशन है, उनको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 से पास करना था। ओके, लेकिन उसमें एक डिफरेंस ये था कि प्रेजेंट इन वोटिंग था। ओके, लेकिन जब आप इम्पीचमेंट में देखोगे तो यहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी है, लेकिन टोटल मेंबरशिप है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यहाँ पे प्रेजेंट इन वोटिंग नहीं है। ओके, तो जब लोकसभा से रिजोल्यूशन 2/3 से पास हो जाएगा, तब ये जाएगा सेकेंड हाउस में। अब सेकेंड हाउस क्या होगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा में जाने के बाद क्या होगा? सबसे पहले होगा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या जो एलिगेशन लगा है, जो चार्जेस लगे हैं कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, और उस इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट होंगे, और वो भी अपने पॉइंट्स को रखेंगे, खुद को डिफेंड करने का उनके पास राइट्स है। एंड देन आफ्टर, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, देन अगेन राज्यसभा में भी इसको पास करना पड़ेगा, सेम स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से पास करना पड़ेगा, और पास होते ही प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएंगे, क्योंकि इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन में प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो हमने एग्जाम्पल लेकर के देखा किसका? लोकसभा का। लेकिन लेट्स से अगर आपका मन हो कि नहीं राज्यसभा में ही कर लेते हैं इनिशिएट, तो सेम होगा। ऐसे ही राज्यसभा के टोटल मेंबर्स जो हैं, उनमें से 1/4 लोग जो है सबसे पहले साइन करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा, देन राज्यसभा में रिजोल्यूशन इनिशिएट किया जाएगा, एंड देन उसको स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से उसको वहां पे पास करना पड़ेगा, एंड देन सेकंड हाउस में जो आएगा, अब हमने इनिशिएट किया राज्यसभा में, तो सेकंड हाउस हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा, एंड लोकसभा में देन अगेन क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर चार्जेस प्रूव हो गए कि हाँ वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो देन फिर से लोकसभा में सेम मेजोरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा, यानी 2/3, जो कि अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 362। ओके, तो देन प्रेसिडेंट ऐसे इम्पीच हो जाएंगे। ओके, देन अगेन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से लोग वोट करते हैं? तो देन आपको इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में आपको बस यही याद रखना है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो, पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है और पार्लियामेंट में राज्यसभा भी आता है। ओके, लोकसभा में तो कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो जब इम्पीचमेंट होगा प्रेसिडेंट का, तो इसमें जब वोटिंग्स की बात की जाए, तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इवन दो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या है? इसमें कीवर्ड है इलेक्टेड। आपको एक कीवर्ड याद रखना है, इलेक्टेड। अब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन आएंगे? लोकसभा के जो भी मेंबर्स हैं, क्योंकि लोकसभा में कोई नॉमिनेशन नहीं होता है, तो देन जो भी मेंबर्स हैं वो सब इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा में इलेक्टेड भी होते हैं मेंबर्स और नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो राज्यसभा के सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, मींस जो ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, वेल देन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 28 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, उसमें। ओके, देन अगेन इंडिया में हमें पता है कि 8 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन आउट ऑफ दीज 8 यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी। ये तीनों यूटीज के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ओके, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन
इलेक्शन में। ओके, वहीं पे अगर आप देखो तो वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है टोटल, वही पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बैक करके फिर शुरू से देख लेना। आई थिंक इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। अगर नहीं आया फिर अगेन यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर देयर इटसेल्फ। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय, अब कौन रिमूव करेगा? तो देन प्रेसिडेंट जो है रिमूव करेगा। ओके, रिमूवल प्रोसेस जो है वो होता है, हमने समझ लिया कि उन्हें रिमूव किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और रेजोल्यूशन पास करना होगा दोनों ही हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। बट जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा तो देन कौन उन्हें रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिमूव करेगा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल। इनको कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट। बट ऑफ कोर्स इससे पहले रेजोल्यूशन पास करना होगा पार्लियामेंट। ओके, यू कैन सी हु कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट इज क्लियरली मेंशन अंडर आर्टिकल 124 clause 4 of the Indian Constitution. A judge of Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president. तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बिना वो रिमूव नहीं हो सकता है, और प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स पास करेगा जब पार्लियामेंट इस रिजोल्यूशन रिमूवल रिजोल्यूशन को पास करेगा। ओके, और किस ग्राउंड पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है? आप ग्राउंड देख सकते हो, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और ये सेम ग्राउंड है हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी, एंड देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए भी। सिमिलर प्रोविजन आप हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी देख सकते हो अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज बी। अ जज मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124 फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो इससे पहले जो आर्टिकल्स हमने 124 देखा है, जिसके क्लॉज 4 में जो रिमूवल ग्राउंड्स और रिमूवल प्रोसेस दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ओके, तो हाई कोर्ट के जजेस का भी सेम है, वही बात करता है आर्टिकल 217 क्लॉज बी। Okay, so now moving to next question. The electoral college that elects the vice president of India is different from the electoral college that elects the president of India on the basis that, उसके बेसिस पे बताना है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, एंड देन एक और इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके डिफरेंस के बेसिस पे हमें आंसर करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, ओके, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, उसमें मैंने बताया था कि आपको इलेक्टेड टर्म पे फोकस करना है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड आ गया तो मीन्स राज्यसभा के 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देन अगेन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन यूटी ऑफ दिल्ली, जिसको एनसीटीडी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 जो बात करता है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो एक यूनिक इसको बनाया गया है कि ये एक यूनिक यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी में जो यूनियन टेरिटरी होते हुए भी इनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसके भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। मेक इट सिंपल, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं इंडिया में, अब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज का क्या मतलब हुआ, 28 लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि 28 स्टेट्स में, और 3 लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि 3 यूनियन टेरिटरीज में। ओके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने बताया था कि जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं वही इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो इम्पीचमेंट में कौन? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट इंक्लूड नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है उसमें तो पूरे ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा भी आते हैं। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड्स मेंबर फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मेंबर, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स, पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो द राइट आंसर विल बी डी, neither one nor two is correct answer. Okay, next question. Who is authorized to initiate the process of impeachment of president of India? कौन? क्या प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड है, या फिर लोकसभा, या फिर इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर राज्यसभा? अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2024 में। हमने देखा था आर्टिकल 61 में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि ईदर हाउस यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। तो सो सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड
फिर नेक्स्ट पार्ट में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू कैन, एंड थैंक यू।